हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर से हम एल्काइंस को डिस्कस कर रहे थे और एल्काइंस में हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, प्रिपरेशन मेथड इनके और केमिकल रिएक्शंस के दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और आज इसका जो तीसरा पार्ट है वो यहाँ पे अपन कवर कर लेते हैं। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हमारा जो टॉपिक है आज वो है एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, यानी कि एल्काइंस की अम्लीयता, और इसी से रिलेटेड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है ना। यानी कि एल्काइंस की रिएक्शन अगर अपन किसी बेस के साथ में करवाएंगे तो एल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो इजीली बेस के द्वारा निकाला जा सकता है। क्षार उस हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक जनरल एसिड बेस रिएक्शन को एग्जांपल लेते हुए अपन आगे चलते हैं, है ना। मैं एक जनरल एसिड बेस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक AH मेरे पास एक एसिडिक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन मैंने एक बेस के साथ में करवाई। ठीक है, एक बेस लिया मैंने B-, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, इसकी जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो ये जो बेस है इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है या निकाल लेता है। ठीक है, बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, और ये एसिड जो है अपने कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बेस है वो अपने कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है ये कंजुगेट बेस है यानी कि संयुग्मी क्षार, और ये जो है ये इस बेस का है कंजुगेट एसिड। ठीक है, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। क्योंकि ये एसिड है तो इस एसिड से लगी हुई ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपन क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन। अम्लीय हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक ऐसी ही हाइड्रोजन एल्काइंस के पास भी होती है ना। यानी कि जैसे एक एल्काइन में लूँ एसिटिलीन, और ये एसिटिलीन है और एसिटिलीन के ये जो ट्रिपल बॉन्डेड ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ी हुई ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होती है ना। ये हाइड्रोजन कैसी है, एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, अम्लीय हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है, तो इसकी बेस के साथ में यानी कि क्षार के साथ एक अभिक्रिया करवाने पे क्षार जो है इस हाइड्रोजन को इजीली निकाल लेगा, आसानी से उसको निकाल सकता है ना। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को इस अम्लीय हाइड्रोजन को बेस जो है आसानी से निकाल सकता है ना। बेस कैन इजीली रिमूव दिस एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस हाइड्रोजन को बेस जो है अगर इजीली निकाल रहा है या इजीली उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन एसिडिक है। तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड होगा, वो यौगिक क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का यौगिक होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वन एल्काइंस जो है ना, वन एल्काइन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। यानी कि वन एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, वन एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, वन एल्काइंस का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है ना। ठीक है, तो एसिटिलिन हो
या फिर वन एल्काइन हो वो दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं ना, एसिडिक है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। एसिड तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। एल्काइंस क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, एल्काइंस आर वीक एसिड्स, ठीक है। और अगर एल्काइन का कंपैरिजन अपन एल्कीन और एल्केन से करें तो इन तीनों में, है ना, इन तीनों में एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक है और ये दोनों एसिडिक नहीं है ना। तीनों हाइड्रोकार्बन्स का अगर अपन कंपैरिजन करें, तीनों की तुलना करें तो इनमें से सिर्फ एल्काइंस क्या है, एसिडिक है, बाकी ये दोनों इससे कम एसिडिटी शो करते हैं, ठीक है, या एसिडिक नहीं है, ये भी अपन कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एल्काइंस जो है वो एसिडिक होते हैं या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो क्यों होते हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन पे अपने को बात करनी है कि इनकी जो एसिडिटी है एल्काइंस की, उसका एक्सप्लेनेशन अपने को देना है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन अपन परसेंटेज एस कैरेक्टर से अपन बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे एक एल्काइन है, ये एक एल्काइन है और ये एक एल्कीन है और ये एक एल्केन है। तो हाइड्रोजन एल्काइन के पास भी है, हाइड्रोजन एल्कीन के पास भी है, और हाइड्रोजन जो है वो एल्केन के पास है ना, ये एसिटिलीन है और ये एथीन है और ये एथेन है। तो हाइड्रोजन एथेन के पास भी है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नहीं है ना, और ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऐसा क्यों है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है और ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। जैसे ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp संकरित कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये डबल बॉन्डेड ये जो कार्बन है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये जो कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है सिर्फ, ये कार्बन sp3 संकरित होता है, ठीक है। ये कार्बन क्या है, sp3 संकरित है। तो अगर इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन को अगर कंपेयर करें, जैसे ये sp संकरित ऑर्बिटल है, sp संकरित कक्षक है, और ये sp2 है और एक कक्षक sp है ना। तो इसमें अगर s कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे s कैरेक्टर्स होंगे ओनली 25%। sp2 में बात करें तो यहाँ पे s कैरेक्टर्स होंगे 33%, और sp की बात करें तो यहाँ पे s कैरेक्टर्स होंगे 50% एस कैरेक्टर है ना, टोटल है ना 50% एस और 50% पी कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर्स किस में है, नीचे जाने पे परसेंटेज एस कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो उस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, विद्युत ऋणता इंक्रीज होगी, है ना। तो विद्युत ऋणता का क्रम क्या होगा, विद्युत ऋणता का क्रम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। sp ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, फिर sp2 की, और फिर sp3 की, ठीक है, फिर sp3 की, ठीक है। चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो इसके sp होने से और इसके sp2 होने से और इसके sp3 होने से इनकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो चीज अभी तक हमने नहीं देखी, है ना। तो वो अपने को सीखना है अभी, ठीक है। कैसे सीखेंगे कि मान लो ये एक एल्काइन है, या फिर एक नॉर्मल मैं एक एसिड लेके चलता हूं और इसकी रिएक्शन एक बेस के साथ में अगर मैंने करवाई, तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और ये जो एसिड है ये अपने कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, और ये जो बेस है ये अपने कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा। ये जो है ये कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट
एसिड है, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल, ठीक है ना। तो ये जो कंजुगेट बेस है ना, एसिड से कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन तो हो गया है ना, लेकिन अगर ये कंजुगेट बेस है या ये जो A माइनस है, अगर ये स्टेबल नहीं हुआ, अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो ये वापस से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन शो करके वापस से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में एसिड का H+ निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो फिर अपन क्या कहेंगे कि एसिड जो है उसकी एसिडिटी बहुत कम है ना, या फिर ये जो कंपाउंड है ये एसिडिटी शो नहीं करता, ठीक है। कोई भी कंपाउंड एसिडिटी कब शो करेगा, अम्लीयता कब दर्शाएगा, जब वो अपना H+ आसानी से दे दे। लेकिन H+ देने के बाद है ना, ये जो कंजुगेट बेस बनता है, ये जो बन रहा है ये स्थायी होना चाहिए, ठीक है। ये जो बन रहा है ये स्थायी होना चाहिए, अगर ये स्थायी नहीं होगा तो वापस H+ को लेगा और वापस इसमें आ जाएगा, फिर एसिडिटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस अगर इंक्रीज होती है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है ना, यदि संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ता है, संयुग्मी क्षार का अगर स्थायित्व बढ़ता है तो उस स्थिति में ये जो एसिड हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं इसकी एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। एसिडिटी ऑफ एसिड इंक्रीज होगी, है ना, अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगी, है ना। तो ये जो एसिड है इसकी एसिडिटी डिपेंड करती है इसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। अगर ये संयुग्मी क्षार अगर ज़्यादा स्थायी होगा तो ये एसिड भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीख लिया, दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखे। एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एक बार पहले भी एल्काइंस में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का, है ना। तो इससे अपन चेक करेंगे कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है, वो डिपेंड करता है उसके कंजुगेट बेस यानी कि संयुग्मी क्षार के स्थायित्व पर। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और इन तीनों को कंपेयर करते हैं कि इन तीनों में एसिटिलीन ही ज़्यादा एसिडिक क्यों है ना, एथीन क्यों नहीं है, तो वो अपने को अभी पता चल जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले एसिटिलीन का एग्जाम्पल लेता हूं, और एसिटिलीन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और फिर उसके बाद एथीन है, और एथीन के पास भी दो हाइड्रोजन है, और फिर एथेन है और एथेन के पास भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तीनों के पास हाइड्रोजन है। और ये जो कार्बन है ये sp संकृत है, और ये जो कार्बन है ये sp2 संकृत है, और ये जो कार्बन है ये sp संकृत है, ठीक है। मान लो एक बेस के साथ में इसकी रिएक्शन हुई और यहाँ से जो H+ है वो निकल गया, है ना, -H+, और यहाँ से भी एक H+ निकल गया, ठीक है, और यहाँ से भी एक H+ निकल गया, मान लो निकल गया ना, ठीक है। तो H+ निकलने के बाद ये जो एसिड्स है इनके कंजुगेट बेस बनेंगे यानी कि संयुग्मी क्षार। तो इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, है ना, और इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा ये, और एथेन का संयुग्मी क्षार क्या होगा ये, ठीक है। इन तीनों के संयुग्मी क्षार अपन ने बना दिए, ठीक है। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। हमने क्या पढ़ा पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि जिसका संयुग्मी क्षार जितना ज़्यादा स्थायी होगा, कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, उसका जो एसिड होगा वो भी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो अपन तीनों के जो कंजुगेट बेस बने हैं, है ना, ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस है, ये इसका कंजुगेट बेस है और ये इसका कंजुगेट बेस है। तीनों को कंपेयर कर लेते हैं कि तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है ना। कंपैरिजन कैसे करेंगे, तीनों में दो कार्बन है और तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तीनों के ऊपर
नेगेटिव चार्ज, तो अपने को स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज देखनी है कि तीनों में से नेगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल है ना। ऋणावेश जो इनके ऊपर आया है इसका स्थायित्व अगर अपन ज्ञात कर ले तो अपने को इनके स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज sp ऑर्बिटल में होगा, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये sp2 ऑर्बिटल में होगा, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो sp3 ऑर्बिटल में होगा, यही होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर ज़्यादा स्टेबल होता है ना। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, या फिर जिस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस कक्षक की विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज वहाँ पे स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज sp ऑर्बिटल में है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर इन तीनों का अगर अपन ऑर्डर देखें, पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर देख लो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा कि कार्बन है ना, sp वाला जो कार्बन है, फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और फिर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ना। तो इस कार्बन एटम पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, है ना। तो और इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। ठीक है, ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये कंजुगेट बेस, और फिर ये कंजुगेट बेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा है ना, जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ेगा वैसे वैसे जो अम्ल है उसकी अम्लीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज अगर होती है तो उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एसिटिलीन से जो अपने को कंजुगेट बेस मिला था वो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल था, इसका मतलब एसिडिटी ऑफ जो एसिटिलीन है या फिर एल्काइंस की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होगी एल्कीन से, और फिर उसके बाद एथेन की, है ना, एल्केन्स की। तो ये अपने पास एसिडिटी का एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया कि ऋणावेश कहाँ पे ज़्यादा स्थायी होता है, जहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एसिडिटी को अपन ने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है। और अब एसिडिटी जो है, एल्काइंस की एसिडिटी है, एल्काइंस के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है उस एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू ये जो रिएक्शन शो करता है वो अपने को देखना है ना। और वो रिएक्शन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का सीधा सा मतलब है एक को निकालना है और एक को जोड़ना है, कुल मिला के रिप्लेसमेंट अपने को यहाँ पे करना है ना। प्रतिस्थापित करना है किसी एक एटम को, या फिर एटम ग्रुप ऑफ एटम्स को अपने को रिमूव करना है और दूसरा एटम अपने को वहां पे जोड़ना है। ठीक है, तो अगर मैं एल्काइंस की बात करूं, और एल्काइंस में भी कौन सी एल्काइंस, वन एल्काइंस, है ना। वन एल्काइंस यानी कि जैसे ये एक वन एल्काइन मेरे पास है ना, ये वन एल्काइन मेरे पास है। ठीक है, वन एल्काइन यानी कि जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वन एल्काइंस ही एसिडिटी शो करती है क्योंकि उनके पास ही हाइड्रोजन होगा। बाकी अगर कोई हाइड्रोजन ऐसी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो चेन के बीच में प्रेजेंट है, टर्मिनल पे नहीं है ट्रिपल बॉन्ड्स, और चेन के बीच में प्रेजेंट है ना, तो वो एल्काइन एसिडिटी शो नहीं करेगी। ठीक है, अगर इस एल्काइन की बात करूं तो ये जो कार्बन एटम है ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। इस स्थिति में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके पास में आता है तो ये हाइड्रोजन इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड इजीली बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना, कि यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोफाइल द्वारा
आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और अगर इस तरह की कोई रिएक्शन होती है तो उसे अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो एक एल्काइन में लेके चलता हूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी बेस के साथ में करवाऊंगा तो यहां से H प्लस रिमूव होगा, और H प्लस रिमूव होने के बाद एक कंजुगेट बेस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक कंजुगेट बेस बनेगा, और ये जो कंजुगेट बेस ये नेगेटिव चार्ज्ड है तो इसको कहेंगे अपन एल्किनाइड। कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसके पीछे इड लगता है ना, IDE। ठीक है, और अगर मान लो कि ये जो एल्काइन है अगर एसिटिलीन हो, ठीक है, अगर ये एसिटिलीन है तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? एसिटिलाइड। एसिटिलाइड। और अगर ये प्रोपीन है, अगर ये प्रोपीन है तो क्या बनेगा? प्रोपिनाइड। ठीक है, तो ये कंजुगेट बेस यहाँ पे बनेंगे ना, एल्किनाइड्स। ठीक है, अब अपन अलग अलग रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं। जैसे एल्किनाइड्स का फॉर्मेशन अगर अपने को करना है ना, एल्किनाइड्स का फॉर्मेशन अपने को करना है तो सबसे पहले अपन करेंगे सोडियम एल्किनाइड्स का फॉर्मेशन, सोडियम एल्किनाइड का निर्माण। ठीक है, रिएजेंट अपन यहाँ पे क्या लेंगे? रिएजेंट लेंगे सोडियम इन लिक्विड NH3, इन लिक्विड NH3, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अगर अपन एसिटिलीन लेके चले और एसिटिलीन की रिएक्शन अगर अपन करवाए सोडियम इन लिक्विड NH3 के साथ में, ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगी, और क्या बनेगा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर सोडियम पॉजिटिव इसके पास में रहेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, तो ये है सोडियम एसिटिलाइड। क्या है? सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, अब इसके पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और रिएक्शन मीडियम में सोडियम और लिक्विड NH3 दोनों प्रेजेंट है, तो वापस से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ पे अपने को डाई सोडियम एसिटिलाइड मिलेगा। डाई सोडियम एसिटिलाइड। डाई सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर एक और एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल सेम होगा चाहे अपन प्रोपीन ले ले, है ना, तो अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एल्किनाइड, है ना, कॉपर अपने को जोड़ना है सोडियम की जगह, इतना ध्यान रखना है, और कॉपर अपने को जोड़ना है साथ में। कॉपर एल्किनाइड अगर अपने को बनाना है तो रिएजेंट अपन क्या लेंगे? रिएजेंट हम क्या लेंगे? क्यूप्रस क्लोराइड प्लस एक्वस अमोनिया, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस एक्वस अमोनिया, और एक्वस अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, देखो अगर कॉपर +1 स्टेट में होता है तो उसको कहते हैं क्यूप्रस। ठीक है, और +1, और अगर कॉपर +2 स्टेट में होता है तो उसको कहते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, तो ये जो है अपन ने यहां पे लिया है क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर अपन ले सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हैं अमोनिया में। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे एसिटिलीन के साथ में,
इसकी रिएक्शन एसिटिलीन के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दोनों एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। और डाई क्यूप्रस एसिटिलाइड अपने को मिलेगा ना, डाई क्यूप्रस एसिटिलाइड, ठीक है। ये जो है ये रेड पीपीटी के रूप में बनता है ना, लाल अवशेप अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है, लाल अवशेप अपने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड साथ में बनेगा, ठीक है। और अगर अपन प्रोपीन लेके चले तो भी सेम रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ एक है ना, प्रोपीन में एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ एक है ना, ये तो ये भी यहाँ पे रेड पीपीटी आएगा, है ना। कॉपर के साथ एल्काइन क्या देता है, रेड पीपीटी देता है ना, ठीक है ना। सीधी सी रिएक्शन है, अगर अपन एल्काइंस को अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रेड पीपीटी मिलेगा अपने को, ठीक है। और वही यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी साथ में मिलेगा और वाटर भी मिलेगा, ठीक है। बैलेंस करना कोई ज़रूरी नहीं होता, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना ज़रूरी है, मेन जो प्रोडक्ट है वो बनाना ज़रूरी होता है ना, ठीक है। तो कॉपर एल्किनाइड्स भी अपन ने बना दिए। अब उसके बाद अपन बनाएंगे सिल्वर एल्किनाइड्स, सिल्वर एल्किनाइड्स। देखो सिल्वर एल्किनाइड्स के लिए अपन रिएजेंट क्या लेंगे, है ना, अभिकर्मक क्या लेके चलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सिल्वर नाइट्रेट को लेंगे अपन एक्वस अमोनिया में, और ये जो रिएजेंट होता है ये होता है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, है ना। तो एल्काइंस की रिएक्शन अगर अपन टोलेन अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं तो व्हाइट पीपीटी अपने को मिलता है, क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। और 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो 2 जगह से सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये जो है ये मिलेगा अपने को व्हाइट पीपीटी, इसका सफेद अवशेप, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एल्काइन जो टर्मिनल एल्काइंस होती है या फिर जो वन एल्काइंस जो होती है उनके टेस्ट में ये काम आता है, ये दोनों रिएक्शन उनके टेस्ट में काम आएगी ना, ठीक है। और साथ में अपने को मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो ये है, ये याद रखना जरूरी है अपने को ना। अगर अपन फेलिंग सॉल्यूशन या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा रेड पीपीटी, और अगर अपन सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो ये जो कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो तो अपन ने कवर कर ली। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये एक एल्काइन है और इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई RMgX के साथ, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका नेचर कैसे होता है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो R है ये R माइनस है, ये बेस की तरह काम करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा, है ना, H+ ले जाएगा, और फिर क्या बनेगा, ये, और साथ में एल्केन। तो ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है वो अपन इसे इसके साथ ही इसको कवर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन वन एल्काइंस एंड
टू एल्काइंस, है ना, 1 एल्काइंस और 2 एल्काइंस, है ना। या फिर अपन का है डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल एल्काइंस, है ना, और नॉन टर्मिनल एल्काइंस के बीच में अंतर क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में अपने को अंतर बताना है ना। 1 एल्काइन और जो 2 एल्काइन है इनके बीच में अपने को अंतर बताना है, ठीक है। तो दोनों का अंतर शॉर्ट में मैं बताता हूँ। देखो 1 एल्काइंस जो होती है इसके पास, है ना, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इनके पास क्या होता है, अम्लीय हाइड्रोजन, और इनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, नहीं होता है। इनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये वो रिएक्शन देगा जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, जैसे एसिड बेस रिएक्शन हुई या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो ये 1 एल्काइन देगा, जबकि 2 एल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, है ना। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा क्या है, गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 एल्काइंस नहीं देंगे, ठीक है। फिर से अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ही बात करें तो टोलेंस रिएजेंट के साथ इनका कैसा पीपीटी आएगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ, अभी मैंने आपको बताया लास्ट रिएक्शन में, टोलेंस रिएजेंट के साथ ये क्या देते हैं, वाइट पीपीटी देते हैं, जबकि ये नहीं देंगे। फोर्थ है फेलिंग सॉल्यूशन जो है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये कैसा पीपीटी देंगे, रेड पीपीटी देंगे, जबकि 2 एल्काइंस रेड पीपीटी नहीं देंगे। तो ये 4 बिल्कुल इंपॉर्टेंट इनके बीच में डिफरेंसेस है जो अपन ने यहाँ पे कवर किए। और ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो रिमेनिंग जो रिएक्शंस है उनको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे।